बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार इस प्रमेय द्वारा क्षेत्र समाकलन को आयतन समाकलन में तथा आयतन समाकलन को क्षेत्र समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। इसी को हम जो है गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। और जैसे ये क्षेत्र समाकलन है, किसी बंद क्षेत्र का क्षेत्र समाकलन हो गया ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसका जो आयतन समाकलन है वो इसके इक्वल वो है डेल डॉट ए वेक्टर डीवी के रूप में, यानी कि उस दिए गए सदिश ए वेक्टर के डाइवर्जेंस डेल डॉट ए वेक्टर के रूप में जो है इसका ये आयतन समाकलन बनता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी उत्पत्ति कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हमारे सामने एक बंद पथ है। इस बंद पथ में हम एक आयवा अल्पांश लेते हैं और इस वी आयतन के बंद पृष्ठ में हम एक आयवा अल्पांश ले रहे हैं। आयवे अल्पांश की हम बात कर रहे हैं, ये आपके आयवा अल्पांश यहाँ पर स्थित है। ये आयवा अल्पांश हो गया। तो इसके अनुसार हम देखते हैं आयवे अल्पांश से जो निर्गत फ्लक्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में जो ये आयवा अल्पांश है, इस आयवे अल्पांश के लिए जो निर्गत फ्लक्स होगा उसका फ्लक्स का मान होगा बंद पथ, ये बंद समाकलन ए आई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के रूप में। और इस स्थिति में जो संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ से जो संपूर्ण आयतन V है, उस संपूर्ण आयतन V से जो निर्गत फ्लक्स का मान होगा ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के रूप में। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे आयवे अल्पांश का। तो ये जो छोटे छोटे भाग हैं इन सबका जो है समाकलन इसमें हो जाएगा समेशन के रूप में। तो इन बंद पथों का जो समाकलन है उसका समेशन लेंगे तो वो होगा ए, यानी कि इस पर हम समेशन लगा देंगे। तो ए आई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनती है। डाइवर्जेंस की जो प्रमेय है, उस डाइवर्जेंस की प्रमेय के अनुसार यदि हम आयवे अल्पांश के लिए बात करें तो आयवे अल्पांश के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार डेल डॉट ए आई वेक्टर इज इक्वल टू 1/dvi बंद समाकलन ए आई वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर होता है। तो हम जो है उस इक्वेशन से, हमारी जो इक्वेशन है उसी से ए आई वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर की वैल्यू निकालें तो डेल डॉट ए आई वेक्टर डी वी आई, ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से हम समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये वैल्यू वहाँ रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब हम वैल्यू रखेंगे तो उस पूरे आयतन V से निर्गत जो कुल फ्लक्स का मान है वो आपके पास मिल जाएगा। देखिए ये हमने निकाला था, ये थी हमारी इक्वेशन 1। तो यहाँ हमें जो है उस संपूर्ण आयतन V आयतन से जो निर्गत फ्लक्स का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू रखने से। तो ए वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू, यहाँ हमने इस पद की वैल्यू रखी तो समेशन डेल डॉट ए वेक्टर डी वी आई, ये इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ मिलती है। तो संपूर्ण आयतन के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो ये जो है संपूर्ण आयतन की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, उसका बंद पृष्ठ का बंद पृष्ठ का समाकलन हो जाएगा किसमें, आयतन की कंडीशन में, तो V dV। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन टॉपिक है, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। सदिश क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं P व Q के बीच का जो समाकलन है वही क्या कहलाएगा, हमारे सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। जो सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र में यदि कोई दो बिंदु उपस्थित हैं तो उन दो बिंदु, जैसे कोई हमारे पास ये एक क्षेत्र हो गया और यहाँ कोई दो बिंदु P और Q है,
और यहाँ से कोई हमने इसे अलग अलग भागों में बांटा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पी क्यू भाग है, ये पी बिंदु ये क्यू बिंदु, तो बिंदु पी से क्यू तक का जो बंद पथ है, इस बंद पथ का जो समाकलन होगा वही क्या कहलाएगा, आपके सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाएगा। इसे हम पी से लेकर के क्यू तक रेखा समाकलन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के रूप में व्यक्त करते हैं रेखा समाकलन को। यदि रेखा समाकलन बंद पथ का हो, कि जैसे कोई पथ बंद पथ है, इस तरह से कोई बंद पथ होता, तो बंद पथ की कंडीशन में हम उसे क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बंद पथ है, ये पी क्यू आर एस, तो यहाँ पी क्यू आर एस एक बंद पथ है, तो यहाँ समेशन पी क्यू आर एस के रूप में हम लेंगे। जो भी हम सदिश राशि ले रहे हैं उसका ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के रूप में, इस तरह से जो है हम इसका बंद पथ का समाकलन लेते हैं। तो यदि रेखा समाकलन बंद पथ के अनुदिश हो तो इसे क्या कहते हैं, हम परिसंचरण कहते हैं। और परिसंचरण के लिए जो पद है वो होता है पी से लेकर के क्यू ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के रूप में हम लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल। हमने तीन चीज़ें पढ़ी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस यानी कि अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट, और दूसरा हमने पढ़ा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र में अल्पांश क्षेत्रफल की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। तो यहाँ बात ध्यान में रखने वाली ये है कि सदिश क्षेत्र में कोई सा भी एक सदिश क्षेत्र है, उसमें अल्पांश क्षेत्रफल की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र की परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल, और जो अल्पांश क्षेत्रफल हम ले रहे हैं उनका अनुपात, उनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। तो कर्ल की डेफिनेशन के अनुसार कर्ल ए वेक्टर लिमिट ए जो अल्पांश क्षेत्रफल लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, ये अल्पांश क्षेत्रफल को व्यक्त कर रही है। तो जो रेखा समाकलन है उस, देखिए यहाँ लैंग्वेज को समझिए, परिसीमा पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम रेखा समाकलन, तो परिसीमा क्षेत्र में अधिकतम रेखा समाकलन मैक्सिमम की कंडीशन लगी हुई है, तो अधिकतम से रेखा समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, कर्ल ए वेक्टर कहते हैं। तो सदिश रूप में कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मैक्सिमम मान। अब देखते हैं हम सदिश, जो सदिश क्षेत्र का कर्ल है वो एक प्रकार से सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा है वो बंद पथ के तल के लंबवत अधिकतम रेखा समाकलन की दिशा में ही होती है। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में हम सदिश क्षेत्र के कर्ल को देखते हैं कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो है सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होगा। तो हमने यहाँ पर एक 3D डायग्राम लिया है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो यहाँ हमने एक बंद पथ लिया है PQRS, ठीक है, PQRSP, ये बंद पथ लिया है। इस बंद पथ में जो हमारे पास सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, वो ए वेक्टर सदिश x डायरेक्शन में तो उसका घटक ax है, y डायरेक्शन में उसका घटक ay है, और z घटक की बात करेंगे तो वो घटक क्या होगा, az घटक होगा। यहाँ हम बात करें बंद पथ में, बंद पथ PQRS के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है वो क्या होगा, वो ये बंद पथ के अनुदिश PQRS जो बंद पथ है, इस बंद पथ के अनुदिश जो इसका रेखा समाकलन होगा PQRS बंद पथ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब देखिए सबसे पहले P से Q तक, तो P से Q तक ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर Q से R तक
Q से R तक ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस R से S तक, तो R से S तक ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस S से P तक तो ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इस तरह से ये बनेगा। x दिशा में सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का घटक हमने देखा था डायग्राम में कि उसका x घटक क्या है, ax। इसके बाद हम देखें ax का y दिशा में परिवर्तन की दर। ax का जो घटक है, x घटक, उसका y डायरेक्शन में कितना परिवर्तन की दर है, वो है डेल ax अपॉन डेल y के रूप में। अब हम बात करते हैं माइनस डी वाई बाई टू दूरी पर x दिशा में सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, माइनस का डेल ax अपॉन डेल y dy बाई टू के रूप में हो जाएगी। तो P से Q तक देखिए, हम डायग्राम को एक बार और देखते हैं। तो P से Q का जो भाग है ये माइनस के dy बाई टू भाग में आ रहा है। तो यहाँ जो इसका फ्लक्स का मान होगा वो होगा P से लेकर के Q ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ax माइनस, क्योंकि x डायरेक्शन में जो कुल घटक है सदिश क्षेत्र का वो है ax, तो ax माइनस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई टू dx के रूप में जो है ये पद बनेगा। बात करते हैं Q से R तक, तो डायग्राम को फिर से देखते हैं। तो बात करते हैं Q से R तक की। तो Q से R तक को हम देख सकते हैं कि इसका जो भाग है ये आधा यहाँ है और ये, तो P से Q से R तक के भाग के लिए हम रेखा समाकलन फाइंड आउट करते हैं। तो Q से R ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। इसी तरह R से S तक ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, अब ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, देख सकते हैं ये डायरेक्शन इधर थी, अब इस अपोजिट पी क्यू के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गई, R से S, इसलिए इस वाले पद में क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण। तो माइनस का ax माइनस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई टू, यहाँ dy बाई टू पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि ये dy बाई टू नीचे की तरफ था माइनस डायरेक्शन में, इसलिए प्लस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई टू dx, ये इक्वेशन नंबर 5। बात करते हैं S से P तक रेखा समाकलन। तो यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस का ए वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई, ये इक्वेशन नंबर 6 हमें मिलती है। तो इक्वेशन नंबर जो हमें मिली 3, 4, 5 और 6, इन 3, 4, 5 और 6 इक्वेशन से वैल्यू हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम वैल्यू रखेंगे तो कुछ पद यहाँ कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास पद बनेगा वो बनेगा ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स डी वाई को हम बाहर कॉमन ले लिया हमने, ये क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पॉजिटिव वाले को फर्स्ट रखेंगे तो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। तो हमारे पास जो पी क्यू आर एस जो पद है, यहाँ हमारे पास जो इसका पी क्यू आर एस जो हमारे पास पृष्ठ था, उस पी क्यू आर एस पृष्ठ से के अनुदिश जो है रेखा समाकलन क्या बनेगा, वो बनेगा ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी ए के रूप में। कर्ल की परिभाषा के अनुसार जो है सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का जो जेड घटक होगा वो निम्न प्रकार होगा, कर्ल ए वेक्टर डॉट एन केप लिमिट डी ए वेक्टर टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो यहाँ हम जेड घटक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कर्ल ए वेक्टर जेड के केप लिमिट डी ए वेक्टर टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी ए बंद समाकलन पी क्यू आर एस ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 8 बनेगी। तो समीकरण जो 7 है, समीकरण 7 से जो है वैल्यू यहाँ समीकरण 8 में रखेंगे इस पद की। तो यहाँ इस पद की वैल्यू रखने पर
हमारे पास जो यहाँ देखिए डी ए वेक्टर से डी ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा और इसका जो जेड घटक आएगा वो होगा ये। तो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए टेंड्स टू 0 के लिए जो जेड घटक हमें मिलेगा कर्ल ए वेक्टर जेड के डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब यहाँ तरीका क्या रखना है इसको ध्यान में रखने का कि यहाँ जेड है तो जेड के बाद क्या आएगा वापस रिपीट होकर के एक्स फिर वाई और जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि बात करें हम एक्स वाई जेड तो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स। तो यहाँ देखिए ये z आ गया, z के बाद क्या आता है वापस देख सकते हैं x, तो यहाँ रखेंगे हम x, x के बाद y। तो और फिर इसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो x है उसके साथ यहाँ ax लेंगे और यहाँ y था तो यहाँ अपॉन डेल y कर देंगे। ट्रिक है इसको ध्यान में रखने की। समीकरण 9 जो कि आयताकार बंधपथ है जो कि एक्स वाई तल में स्थित है के कर्ल का जेड घटक व्यक्त करती है। इसी तरह से जो है हम एक्स जेड और एक्स वाई तल में जो है इसके एक्स घटक और वाई घटक जो है फाइंड आउट करते हैं। तो इसका वाई घटक तो हो जाएगा कर्ल ए वेक्टर वाई जे केप, वाई घटक की बात कर रहे हैं तो वाई जे केप। अब यहाँ वाई है तो यहाँ क्या बनेगा जेड, वाई के बाद क्या आता है जेड, तो y है तो कर्ल ए वेक्टर y जेड एक्स। अब इसका अपोजिट कर दीजिए तो माइनस लगा करके अपोजिट करेंगे तो माइनस का डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ये इक्वेशन नंबर 10। इसी तरह यहाँ बात करते हैं x घटक की, तो यहाँ x है, x के बाद क्या आता है y और यहाँ आ जाएगा z, माइनस लगा के जस्ट इनका अपोजिट ले लेंगे माइनस का ए y अपॉन डेल z के रूप में। अब यहाँ हम बात करते हैं आगे इसके संपूर्ण पद की कि संपूर्ण पद क्या बनेगा। तो संपूर्ण कर्ल की बात करते हैं तो कर्ल ए वेक्टर बराबर कर्ल ए वेक्टर एक्स आई के प्लस कर्ल ए वेक्टर जे वाई जे के प्लस कर्ल ए वेक्टर जेड के केप। इनकी तीनों की वैल्यूज रखेंगे तो एक्स घटक की वैल्यू रखेंगे तो डेल ए, एक्स के बाद क्या आता है डेल वाई, तो यहाँ बनेगा जेड माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई केप प्लस y है तो y के बाद क्या आता है z, तो डेल z डेल x माइनस डेल a z अपॉन डेल a x, सॉरी प्लस आई केप, ये जे केप हो गया। z घटक है तो z के बाद क्या आता है z के बाद x, तो डेल x डेल ए वाई माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के। तो इस पूरे पद को जो है हम एक मैट्रिक्स के रूप में बनाते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए, इस पूरे पद का जो सारणिक, इसका सारणिक रूप में मान, इसका सारणिक लेते हैं कर्ल ए वेक्टर का जो है सारणिक हम लेंगे तो कर्ल ए वेक्टर इसे हम डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो इसका सारणिक बनेगा आई केप जे केप के केप के रूप में, और डेल बाई डेल एक्स
डेल बाई डेल एक्स, उस पर पूरे पद को हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो देखिए आई कैप रखेंगे तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई और माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। इस तरह से जो है हम उस पूरे पद को जो है बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।